नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे इस नए शो में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या झूठ है, अफवाह है और क्या है हकीकत और सच। कोरोना वायरस से जुड़ी जितनी भी नए शोध हैं, नए अध्ययन हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और जानकारी भी लेकर आएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आप सूचित हैं तो सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी हो रही है। कोरोना संक्रमण की यह दवा रेमडेसिविर, इसकी काला बाजारी को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जीवन रक्षक दवाओं के दाम एमआरपी से कहीं ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। ये जीवन रक्षक दवाई है, इसको लोगों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। आप कॉस्ट ले लीजिए, जो 5,400 रुपए उसकी कीमत है, आप वो ले लीजिए। आप उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज ले लीजिए। 60,000 कौन अरेंज कर पाएगा? कोई मिडिल क्लास फैमिली 60,000 रुपए अरेंज नहीं कर सकती है। मुंबई की सीमा कपूर अपने कोरोना संक्रमित परिजन को अंतिम वक्त पर रेमडेसिविर नहीं दिला पाईं और मंगलवार को उनकी मौत हो गई। ऐसे तमाम लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी से परेशान हैं। दिल्ली की प्रीति को रेमडेसिविर के सभी 6 डोज 33,000 में मिलने चाहिए, लेकिन इनको 98,000 रुपए में मिले। मेरे फादर इन लॉ लास्ट 23 डेज से हॉस्पिटल में एडमिट है। ही इज़ कोरोना पॉजिटिव एंड आफ्टर प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर ने कोवी-4 इंसुलिन्स लिख कर दिए थे रेमडेसिविर के, जो कि उनके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। एंड 5400 उसकी एमआरपी है। हमें 6 इंसुलिन्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमने मार्केट से 33,000 के इंसुलिन्स अराउंड ब्लैक में 98,000 में परचेज किए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज की आखिरी उम्मीद के तौर पर रेमडेसिविर और ऑक्टेमरा दवा दी जाती है। जब रेमडेसिविर को खरीदने की कोशिश की तो एक डोज के 5400 रुपए की जगह 15,000 रुपए मांगे गए। ड्रग एसोसिएशन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की बात मान रही है, लेकिन ऑक्टेमरा की कालाबाजारी से इनकार कर रही है। कंपनी ने कुछ अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए हैं। एक तो उसके थ्रू ये माल मिलता है, दूसरा यह हॉस्पिटलों में डायरेक्ट सप्लाई है। ऑक्टेमरा कंपनी का भी कहना है कि दिल्ली में इस दवा की कोई किल्लत नहीं है। एमआरपी से भी कम दाम यानी 31,700 में मरीजों के लिए उपलब्ध है। जबकि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले पर ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली में दवा की बिक्री का डाटा मांगा है। मरीजों की बढ़ती तादाद के चलते ऐसे जीवन रक्षक दवा आसानी से उपलब्ध हो, इसका इंतजाम सरकार को जरूर करना चाहिए। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। एनके गांगुली हैं, पूर्व डीजी हैं आईसीएमआर के, और साथ में हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एलएनजेपी अस्पताल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गांगुली, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जो दवा सिर्फ अस्पताल में मिलती है, उसकी कालाबाजारी हो जाना, ये कितनी चिंताजनक बात है? एक्चुअली भारतवर्ष ने बहुत पहले से इसकी तैयारी की थी। जब गिलियड ने जो दवाई अमेरिका के बाजार में छोड़ा भी नहीं था, तो सीएसआर ने 2 कंपनीज जो सीआरओज हैं उनको फंड किया था रेमडेसिविर का एपीआई बनाने के लिए, और 4 इंडियन कंपनीज तैयार थे इसे बनाने के लिए, सिप्ला, माइलैंड, हिट्रो एटसेट्रा। तो मैं इनको सबको इंडिया से ही सारा सामान मिला और इनसे गिलियड ने फिलहाल एग्रीमेंट किया, इनको बनाने की इजाज़त दी। तो अभी अभी इन्होंने बनाना शुरू किया है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, काफ़ी तादाद में बन जाना चाहिए। और जब ये अस्पताल को डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है, होना चाहिए, तो जो भी अस्पताल हैं उनको टाइम से इनके पास डिमांड भेज के इनसे मंगवाना चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कुछ भी हो रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो रहा होगा।
आजकल इसका भी इलाज है, क्योंकि जीएसटी का जो डाटा है उसमें जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ तक जा रही है, पूरी डाटा उपलब्ध होती है। तो अब जब डीसीजीआई ने बोला है कि इस पर ध्यान रखो, अगर कोई इसको ठीक से ध्यान रखता है तो जो भी इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर या नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ये सुलझ जाएगा। जी, चलिए उम्मीद यही करते हैं। डॉक्टर कुमार, अगर सिर्फ अस्पतालों तक पहुंचती है ये दवा तो कहीं ना कहीं गैप्स होंगे अस्पतालों में जहां से कालाबाजारी का सोर्स हो जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से गरीब मरीज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, हमने डिमांड 1000 इंजेक्शंस का भेजा था। 2 या 3 कंपनियों को हमने अप्रोच किया तो उनका ईमेल आया कि अभी उनके पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है, अभी तक हमें ये दवाई उपलब्ध हॉस्पिटल में नहीं हुई है। बट वो ये कह रहे हैं कि वो 2-3 दिन में 100 इंजेक्शन हमें उपलब्ध कराएंगे और 1 हफ्ते में ज्यादा सप्लाई वो दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सम प्रॉब्लम, जैसे कि डॉक्टर गांगुली ने कहा कि देयर इज अ प्रॉब्लम एट द मैन्युफैक्चरिंग साइड, so demand is much more, supply is less, that's why it's happening. In the government setup, we are sending request every alternate day that they must update what is status of the stock, and so far they have not supplied. You said कि गरीबों पे क्या असर होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर is not a 100% cure. It is just helping the patient to recover early. There is no mortality benefit of this drug. जिसको भी दिया गया है वो या तो प्लाज्मा थेरेपी के साथ दिया गया है या दूसरी जो थेरेपीज है उनके साथ इसको दिया गया है। और जो भी आम पब्लिक है उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि रेमडेसिविर नहीं मिल रही तो इसलिए उनके मरीज की मृत्यु होगी, ऐसा नहीं। रेमडेसिविर का जितने भी इंटरनेशनल जर्नल हैं, रेप्यूटेड जर्नल हैं, उनमें ये देखा गया है कि इट हेल्प्स ओनली इन द रिकवरी। बिल्कुल, कि पेशेंट जहाँ पे 2 हफ्ते में ठीक होते थे वो 11 दिन में रामबाण नहीं है ये बात जरूर हम भी मानते हैं। डॉक्टर गांगुली, क्या भारत इसका जेनेरिक वर्जन जो कि सस्ते में मिल सके, आपको लगता है कि कभी भारत में ऐसा मिल पाएगा और जल्दी ही हो पाएगा? एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट हुई है ये जेनेरिक वर्जन उपलब्ध कराने के लिए ही की गई है, तो ये जेनेरिक वर्जन ही है। मेड इन इंडिया, क्योंकि गिलियड के पास जो है वो ओरिजिनल पेटेंट है, वो जेनरिक वर्जन नहीं है, बट वो सारा अभी अमेरिका उसको लिए जा रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है। इसीलिए गिलियड ने फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इसको भारत में 4 कंपनीज को ओपन लाइसेंसिंग दी है। और जैसे ये बोला गया है, अभी कोविड के लिए कोई खास बड़ी दवाइयाँ नहीं है। कुछ दवाइयाँ वायरस को करती हैं, उसमें रेमडेसिविर है, बट जैसे कहा गया ये 3-4 दिन का एडवांटेज देती है रिकवरी में, इसमें मोर्टेलिटी में फर्क नहीं पड़ता। बट साथ में जो दूसरी दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन के लिए, जैसे टेक्लिजोमैब, जैसे डेक्सामेथासोन, ये सब इन्फ्लेमेशन के लिए है। और प्लाज्मा थेरेपी है, वो वायरस को न्यूट्रलाइज करती है एंटीबॉडी से। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज दी जाती है जो पेशेंट आते हैं, जिनमें कि वेंटिलेटर्स भी इम्पोर्टेंट है और एक्मो, जिसमें कि आप ब्लड बाहर करके उसमें ऑक्सीजन डाल के वापस करते हो, ये सारी चीजें इकट्ठे उपलब्धि कराई जाती हैं। और मेरे ख्याल से जो सवाल आपने पूछा था गरीबों को, ये जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें इनके लिए कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, सो गरीबों को ये उपलब्ध होना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत अहम मुद्दे पर शुक्रिया। तो जैसे कि हमें डॉक्टर कुमार भी बता रहे थे कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, ऐसे में अलग अलग वक्त पे अलग अलग बातें भी सामने आती रही हैं इलाज को लेकर के। 6 महीने गुजर चुके हैं कोरोना के वायरस से हमें लड़ते हुए, और इस दौरान इलाज से जुड़ी हिदायतें बदलती जाती हैं। ये वायरस लगातार हमें सबक दे रहा है। हर दिन डॉक्टर और साइंटिस्ट इस वायरस के बारे में और उससे लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही दवाइयों के बारे में नई नई बातें सीखते हैं। चाहिए एक नजर डालते हैं कि आखिर कोविड का जो इलाज है वो किस तरह से बदलता आया है। कोविड का इलाज जिसकी सबसे कारगर दवा अभी हम रेमडेसिविर जिसकी बात कर रहे थे, एक एंटीवायरल दवा इंजेक्शन से जो दी जाती है, आईवी के जरिए दी जाती है, उसका कहा जाता है 31% वो इलाज का वक्त घटा देती है। ये स्टडी में सामने आया है और यही वजह है कि WHO ने शुरुआत में 4 मेगा
ट्रायल किए थे, माफ कीजिएगा, जिसमें ये एक ड्रग थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर के भी हालांकि अभी अपनी सलाह बदली और कहा है कि 6 दिन तक नहीं दीजिए, 5 दिन तक के लिए देना काफी है। वहीं एक और बड़ी दवा फेविपिराविर है, जो कि ओरल एंटीवायरल ड्रग है। 2014 में इसको जापान में यूज किया गया था और उसके बाद से ये हल्के और कम गंभीर मामलों के केसेस में इस्तेमाल की जा रही है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। वो एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है और इसके बारे में काफी जानकारी लोगों के बीच में है कि कैसे एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा डोनेट की करके। डेक्सामेथासोन भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि एक सरल स्टेरॉइड है और इसकी वजह से गंभीर मरीजों को जब ये दिया जाता है तो वेंटिलेटर की जरूरत जिन पर होती है उनमें कम इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। ये इस मामले में काफी कारगर साबित हुई और ब्रिटेन की रिकवरी ट्रायल ने इसको मान्यता दी, जिसके बाद ये काफी इस्तेमाल की जा रही है। एक बदलाव जो आया था वो HCQ का था और शुरुआत में उसको कहा जा रहा था कि इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अब WHO ने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। तो आखिर इस तरह के ये जो बदलाव आए हैं ये किस तरह से अब तक चले आ रहे हैं 6 महीने में, इसके बारे में हमने डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे इलाज अगर बदलता है तो लोगों के ऊपर इसका असर कैसे पड़ता है। नई बीमारी है, इसके ऊपर एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो कई चीजें हैं। सारा दिन यही डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि क्या रास्ता है इसकी काबू लाने में और पेशेंट्स की हेल्प करने में। तो कई रास्ते मिलते हैं जिसके ऊपर पूरा रिसर्च अभी हुई नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं था, और पर उसकी कोई पोटेंशियल दिखता है तो उसको यूज करा गया है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने कई सिचुएशंस में प्रिस्क्राइब करी कि अगर जो आप एक्सपोज्ड हैं इन्फेक्टेड लोगों को, देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज अ प्रोफिलैक्सिस मे बी हेल्पफुल। और कुछ स्टडीज ऐसी आई जिससे ये पता लगा कि लगता है कि इससे फायदा मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, बहुत लंबी स्टडीज तो आपको पता लगेगी साल भर लेटर जब सैकड़ों लोग यूज कर लेंगे। दूसरी बात है कि उसके बाद पता लगा कि ये जो वायरल मल्टीप्लाई करता है इसको उस स्टेज पे रोका जाए तो कौन सी पावरफुल ड्रग है, तो फेविपिराविर जो अभी आई है उसका उपयोग शुरू हुआ। उसके बाद अगर जो थोड़े बढ़ गई है बात, जैसे लंग्स के ऊपर पैच आने शुरू हो गए, तो रेमडेसिविर जो इंट्रावीनस ड्रग है जो अमेरिका से आई है उसका उपयोग हो रहा है। तो हमारे जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं ये तीनों चीजों से एनकरेजिंग हैं। अब फेविपिराविर में इसके साइड इफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स हैं, बट जब किसी को बीमारी बढ़ रही है और यूज करी जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस लग रही है। इतनी देर यूज नहीं हुई है, अभी तो आई है मार्केट पे, तो 1-2 महीने में हमें जब स्टडीज पूरी हो जाएंगी तो आइडिया हो जाएगा। रेमडेसिविर के ऊपर भी जो इंटरनेशनल स्टडीज हुई है उसमें ये जरूर निकला है कि अगर जो उसको ठीक टाइम पे यूज किया जाए तो वो बीमारी की लेंथ जो है आधी कर देता है, फ्रॉम 11 डेज ऑफ रिकवरी टू 5 डेज ऑफ रिकवरी। अब उसके साथ साथ हमें ये पता लगा कि ये जो डेथ्स हो रही है ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है, नॉट बिकॉज के लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसके लिए एक तो एंटी क्लॉटिंग शुरू किया और दूसरा डेक्सामेथासोन और एक नई ड्रग है TCZ जिसको अभी एक्सपेरिमेंटल है, उस पे स्टडीज हो रही हैं। तो ये नई चीजें जो आई हैं इसका उपयोग जो है वो नेचुरल है कि डिस्कवरी होएगी और करेंगे, पर एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, किसमें यूज करना है किसमें नहीं करना। ये गलती कई लोगों से हो रही है कि इसी डिजायर में कि जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अगर जो उनके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं और ये मेडिसिन उसको वर्स करेगी तो वो सावधानी से यूज करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि पिछले 4 और 6 हफ्तों के बीच में हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि पेशेंट्स को आज बहुत हद तक बचा लिया जा सकता है। कब ऑक्सीजन यूज करनी है, कब दवाइयां यूज करनी है, कब हॉस्पिटल में लाना है, कब वेंटिलेटर पे जाना है, ये सब बातें काफी जाहिर हो गई है हमें। तो हमारी एबिलिटी टू ट्रीट कोविड इज मच बेटर टुडे देन 6 वीक्स अगो। जी, हम कोशिश करेंगे कि
जो उनसे बात की है उसको हम चला पाए। डॉक्टर त्रेहन ने हमें बताया कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत पहले कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा था, लेकिन साउथ कोरिया ने बिना लॉकडाउन के कोरोना पर काबू पा लिया। आखिर ऐसे कैसे किया? डॉक्टर जेरोम किम है, डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के। आइए उनसे सुनते हैं कि साउथ कोरिया ने क्या किया और भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। याद रखें, कोरिया ने कभी लॉकडाउन नहीं किया। वास्तव में कोरिया सरकार के पास महामारी की गंभीरता को लेकर एक अलग प्रणाली है। इसलिए अगर हालात गंभीर होते, मसलन एक दिन में 100 से ज्यादा मामले होते, तो अलग उपाय किए जाते। अभी भी कुछ कठोर नियम है, उससे भी कड़े, लेकिन वो योजना का हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि महामारी से निपटने की कुंजी है। आंकड़ों के आधार पर फैसला होना चाहिए और फिर सभी को इसे समझाना चाहिए अगर वो समझने को तैयार हैं, सहज महसूस कर रहे हों और उन्हें लग रहा हो कि उन्होंने भी योगदान दिया है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। क्या है झूठ और क्या है सच, ये इस हमारे खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने का वक्त है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश पारिक, जो कि जसप्लोक अस्पताल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, पहला सवाल पूछ रही हैं सुजाता, ये तमिलनाडु से अपना सवाल पूछ रही हैं। पूछिए सुजाता। जब देश बेहद बुरे हालात का सामना कर रहा है, तब सरकार एशिया में अपने साथी देशों से आइडिया लेकर उसे भारत में लागू क्यों नहीं कर रही है? जी डॉक्टर पारिक। जी देखिए, हमारा देश अभी पूरी दुनिया से आइडियाज ले रहा है और दुनिया को आइडियाज दे भी रहा है। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी चल रहा है। साउथ कोरिया ने पहले ही टेस्टिंग के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया था। मार्च में जब हमने चर्चा की थी तब हमारे देश में कुछ 80 के आसपास केसेस थे, यूएस में 50 से कम थे। तब साउथ कोरिया ने इस बीमारी को ताबे में ले लिया था और उन्होंने बगैर लॉकडाउन के सिर्फ ज्यादा टेस्टिंग करके किया था, जैसे आपने अभी शो पे भी दिखाया। तो हमारे देश में भी टेस्टिंग बढ़ गई। तो हम लोग सीख रहे हैं और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारी दवाइयां हमारे देश से जा रही है, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन चालू है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अभी सब सीख रहे हैं हम और वक्त के साथ जरूर कुछ ना कुछ राहत दिखेगी। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग मौजूद हैं, वहां राज्यों में कोरोना वॉरियर्स इससे लगातार लड़ रहे हैं और उसकी एक मिसाल है कि किस तरीके से रेड जोन में जो केमिस्ट मौजूद हैं वो पूरी सतर्कता के साथ अपनी दुकान खोल रहे हैं ताकि लोग वहां जाकर के अपनी दवाई और अपनी सारी जरूरत का सामान ले सकें। आशीष शाह एक केमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है रेड जोन में। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए। एक बड़ी पैंडेमिक है ये और उसमें भी हम काम किए जा रहे हैं। हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, डॉक्टर मेंशन किया रहता है यहाँ पर ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव, उसका नेबर कोविड पॉजिटिव है और वो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद भी हमें दवाई देनी पड़ती है। तो हम हमारी एक सर्विस ही कर रहे हैं, एक ड्यूटी कर रहे हैं हम हमारी। काफ़ी पेशेंट है और हमें प्रिस्क्रिप्शन वाइज डॉक्टर के एडवाइस के बाद हमें समझ में आता है कि काफ़ी पैनिक सा है कोविड का। पेशेंट्स में काफ़ी कोविड का पैनिक है। नॉर्मल अगर फीवर भी है, कफ है, कोल्ड है, तो भी वो समझ रहा है कि मुझे पैनिक सिम्टम्स में वो समझ रहा है कि मुझे कोविड हो सकता है। तो प्रिकॉशनरी पेशेंट अभी आ रहे हैं। तो इस सब के बीच भी उन्होंने अपनी दुकान खोली है और लोगों की मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जाते जाते कुछ ऐसे आंकड़े जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में अगर आप देखें तो जो राज्य सबसे ज्यादा मामले इस वक्त दे रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और तेलंगाना, ये मामलों के आधार पर है। लेकिन मौतें भी
24 घंटे में अगर सबसे ज्यादा कहां से आ रही है देखें तो महाराष्ट्र अभी भी उस टैली में सबसे ऊपर है। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। हालांकि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा मामले आने वाली लिस्ट में नहीं है। वहीं अगर आप ग्लोबल कंपैरिजन देखें, यानी कि दुनिया भर में कोरोना की जो मार है, उसमें अमेरिका जो कह रहे हैं सबसे आगे है, ब्राजील उसके पीछे और भारत उसके भी पीछे। लेकिन भारत का जो बढ़ने का दर है, परसेंटेज इंक्रीज जिसे कहते हैं, जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है और बढ़ रहा है, ये मामले बढ़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है इन सब में से। 3.5% है। तो ये चिंता की बात हमारे लिए जरूर है। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सुरक्षित रहें, सूचित रहें और हमेशा मास्क पहनें। नमस्कार।